ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अभी तक हमने ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। हमने ऑप्टिकल फाइबर की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिस्कस किया कि न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है, न्यूमेरिकल आपका एक्सेप्टेंस कोण क्या है, ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, हमें इस चीज़ को इसके बारे में हमने डिस्कस किया और हमें ये पता लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है। क्योंकि हमने देखा था ना न्यूमेरिकल एपर्चर के फॉर्मूले में भी क्या आया था, n1 और n2, ठीक। एक्सेप्टेंस एंगल की बात करें तब भी n1 n2 का रोल है। तो यानी n1 और n2 जो दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं इसके लिए फाइबर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। और इनमें एक एसेंशियल कंडीशन ये है कि n1 मस्ट बी ग्रेटर देन n2, दैट इज द refractive index of core must be greater than the refractive index of cladding। क्लैरिंग। ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। और कौन सा बेसिक प्रिंसिपल इसमें यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर कैलकुलेशन में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। अब हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका फाइबर भी नए नए तरीके के बनाए गए, ठीक है, अलग अलग टाइप के फाइबर्स हमारे पास आए। एक ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम नया फाइबर लाए जो पहले वाले से सुपीरियर होता है। हमेशा ही टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि पहली वाली टेक्नोलॉजी के जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं उसको हट चेंज करके या उनको रिमूव करके हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। तो यहाँ भी हम अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं और किस फाइबर की क्या प्रॉपर्टी यानी क्या एडवांटेज है और किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उन्हें हम तीन तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू थ्री मेजर टाइप्स, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन मटेरियल। ओके, मटेरियल दैट इज ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स हो सकते हैं। दूसरा नंबर ऑफ मोड्स। नंबर ऑफ मोड्स क्या होता है कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कोई भी सिग्नल ट्रेवल करेगा तो वो सिग्नल कितने पाथ को फॉलो करता है या कितने पॉसिबल पाथ के थ्रू होके जा सकता है। चलो इसको एक बार में अभी हम देखेंगे, अभी आएगा, ठीक। दैट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ विद इन अ फाइबर कोर इन विच द सिग्नल कैन ट्रेवल। तो मैं इसको दिखा देता हूँ तुम्हें किस तरीके से ये है, ठीक। हमने क्या करा, ये हमारा मैक्सिमम एंगल था जिससे लाइट होके जा सकती थी, यानी इससे कम मैं कर सकता हूँ तो लाइट इसके अंदर ट्रेवल करेगी। ये बीम इस तरीके से गई, ठीक। एक दूसरी बीम मैं बना देता हूँ ग्रीन से, वो ऐसे गई। एक बार दोबारा से क्लियर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, फाइबर की कोर है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर से अलग अलग एंगल पे लाइट बीम भेजी, लेकिन किस एंगल से ज़्यादा पे नहीं भेज सकता, कौन सा वाले से ज़्यादा पे नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एंगल है। फिर मैंने दूसरी लाइट बीम भेजी, ठीक। एक और बीम मैंने यहाँ से भेजी, अब अगर हम देखें जो तीन बीम्स हैं वो तीन अलग अलग पाथ को फॉलो कर रही है ना, यानी ये तीन पाथ पॉसिबल हैं जिससे होकर लाइट बीम ट्रेवल कर सकती है, ठीक। या तो रेड वाले से होके जाए, या आपका इस ग्रीन वाले से, या तीसरा चले जाए आपका किससे, इस ब्लू वाले से, ठीक। तीन से हो सकता है, कोई भी लाइट बीम आएगी इन तीनों में से कोई एक पाथ को फॉलो करेगी। तो ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ होते हैं इन्हीं को मोड्स कहते हैं। यानी यहाँ पर कितने मोड हो गए, थ्री मोड्स। कितने मोड हो गए, थ्री मोड। अगर एक मैं चौथा मोड और बना दूं, मैं कहूँ कि एक और मोड पॉसिबल हो सकता है, मैं यहाँ से एक और लाइन बना दूँ, तो ये चौथा मोड हो गया, ठीक है, ब्लैक कलर से। तो इसका नंबर ऑफ मोड्स क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ इन विच द लाइट बीम्स और सिग्नल्स कैन ट्रेवल। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। ये क्या होता है, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लैडिंग के चेंज होते हैं। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से चेंज होंगे उसके उस पर भी बेस्ड हमारे क्या होता है फाइबर्स होते हैं।
जब हम अभी जाएंगे कैटेगरी में तब क्लियर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब फाइबर को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट है आपका वो है बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन, यानी सिंगल मोड, अगर एक ही मोड ट्रेवल कर रहा है एक ही पाथ पॉसिबल है। मल्टी मोड यानी अगर मोर देन वन पाथ है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। ठीक। दूसरा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, N1 और N2। ठीक। इस पे बेस्ड होता है। इसमें होता है एक स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल, दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल। ठीक है। अब स्टेप इंडेक्स भी सिंगल मोड में हो सकता है और मल्टी मोड में भी, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में आपका एग्जिस्ट करता है। और बेस्ड ऑन मटेरियल, यानी कोर क्लैडिंग या तो ग्लास से बनी होगी या किससे बने होंगे, फाइबर से। यानी आपका जो फाइबर्स हैं दे कैन मेड फ्रॉम ग्लास एज वेल एज फ्रॉम प्लास्टिक। तो ये एक इनका चार्ट है जिसमें हमने इनके क्लासिफिकेशन को ब्रीफली समझा दिया। ठीक। अब हम जाएंगे डिटेल में। जो जो ये लिखी हुई है टर्म्स, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है, स्टेप इंडेक्स क्या है, सिंगल मोड क्या है, मल्टी मोड क्या है, किसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अब देखो भाई, classification of material, glass or plastic. When the optical fiber is made from the mixture of metal oxide and silica glasses, then it is called glass fiber. आसान सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस हमें याद रखना है कि ग्लास फाइबर्स होते हैं। दूसरे क्या होता है, प्लास्टिक। व्हेन द फाइबर इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स देन इट इज कॉल्ड प्लास्टिक फाइबर। नॉर्मली ये बहुत कम होता है कि मटेरियल बेस पे तुमसे क्लासिफिकेशन पूछे, ऐसा बहुत रेयर चांसेस हैं। जो क्लासिफिकेशन पूछा जाता है वो या तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के बेस पे होता है या आपका नंबर ऑफ मोड्स। अब देखो नंबर ऑफ मोड के बेस पे क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड। जो अब हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो हमने देखा था, नंबर ऑफ मोड्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हमारा होता है। तो उसमें जो पहला है आपका वो क्या होता है, सिंगल मोड फाइबर। ठीक है, कौन सा है, सिंगल मोड फाइबर। तो ये जो सिंगल मोड फाइबर है इसमें एक ही सिग्नल आपका ट्रेवल कर सकता है, एक ही पाथ हो सकता है। ठीक। इस तरीके से अगर ये कोर है, कोर का डायमीटर इतना कम होता है और इसका जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का डायमीटर कोर के कंपैरिजन में काफ़ी हाई रहता है। तो इस कोर के अंदर से केवल एक ही सिग्नल आपका ट्रेवल कर सकता है, दूसरा सिग्नल इसके अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो दिस टाइप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड, वी कॉल्ड इट सिंगल मोड फाइबर। Single mode fiber. सिंगल मोड फाइबर के केस में क्या है, आपका सिंगल मोड ही इसके अंदर ट्रेवल करेगा और इसकी कोर की डायमीटर बहुत कम होती है। ठीक है। अगर यहाँ हम देखें तो जिसके देखो कोर डायमीटर कितनी है, 5 माइक्रोमीटर, जबकि इसकी क्लैडिंग की डायमीटर 70 माइक्रोमीटर है, यानी कोर को बहुत छोटा कर देता है। ठीक। अब सपोज कोई हमारे पास क्या था, एक दरवाजा है। ठीक। इस दरवाजे का क्या था, हमने कहा कि बड़ा दरवाजा हमने बनाया, ठीक, डोर। उस डोर को मैं एक साथ 5 आदमी उससे निकल सकते हैं। अब हमने कहा कि भैया एक ही आदमी जा सके, हमें क्या करना पड़ेगा, चैनल गेट होता ना, जैसे बैंकों में जाता हूँ कई बार क्या कर देता हूँ, चैनल गेट को छोटा कर देता है, बिल्कुल जंजीर बांध के, देखा तुमने। एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता है या बाहर निकल सकता है। क्या करा उन्होंने, ओपनिंग को कम कर दिया ना। Yes, sir. ठीक। यानी चैनल को मैं पूरा खोल दूं तो एक बार में कई लोग उस चैनल से होकर निकल जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चैनल से केवल एक बार में एक ही आदमी जाए। तो उस चैनल का जो एंट्रेंस है उसे मैं बहुत कम करके जंजीर से मार दूंगा, जैसा हम बैंक्स में देखते हैं। तो मैंने भी यही करा, मैंने कहा कि केवल एक सिंगल मोड इस फाइबर के अंदर से निकले। तो उसके लिए हमने क्या करा, केवल उसके जो उसका कोर था उसको बहुत स्मॉल कर दिया, दैट इज 5 माइक्रोमीटर की रेंज का ये होता है, काफ़ी स्मॉल है एज कम्पेयर टू क्लैडिंग। ठीक है, क्लैडिंग का 70 माइक्रोमीटर, यानी कोर बहुत कम होती है इन डायमीटर एज कम्पेयर टू इट्स क्लैडिंग। इसमें ये इसलिए इतना कम रखा जाता है बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली सिंगल मोड शुड बी ट्रेवल थ्रू दैट फाइबर। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग इज वेरी स्मॉल। ठीक है, कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है वो काफ़ी क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसमें सिंगल मोड फाइबर। नेक्स्ट चलो, इसका डायग्राम भी इधर आ गया। ये देखो डायग्राम बना हुआ है।
कोर बहुत स्मॉल है, ये सिग्नल हमारा ट्रेवल कर रहा है इस पाथ के थ्रू और लाइट बीम में बाहर मिल गई। व्हेन अ सिंगल मोड फाइबर, व्हेन ओनली अ सिंगल मोड ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर, इट इज नोन एज सिंगल मोड फाइबर। और मोड एक्चुअल में होते क्या है, क्या बताया था मैंने, हाँ, द आज पॉसिबल इसको पाथ थ्रू विच द सिग्नल कैन ट्रेवल। इसका मतलब यहाँ पर कितने पॉसिबल पाथ है, केवल एक पॉसिबल पाथ है। तो यानी जितने भी हम सिग्नल भेजेंगे उन्हें इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, उनके लिए कोई दूसरा पाथ नहीं है। ठीक है, so that means this is what we call single mode fiber। अब हम बात करें नेक्स्ट और क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सिंगल मोड फाइबर कैन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन, यानी इसमें केवल एक मोड ऑफ प्रोपोगेशन को ही हम भेज सकते हैं। सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन लाइन। अब देखो सिंगल मोड फाइबर का एक बहुत बड़ा फायदा है, इसमें एक ही सिग्नल है, तो जो जो भी सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है, जो सिग्नल हम इनपुट पे भेज रहे हैं वही हमें आउटपुट पे मिल रहा है, क्योंकि एक ही पाथ को सारे के सारे सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। कोई दूसरा पाथ नहीं है। अगर कोई दूसरा पाथ होता तो सारे सिग्नल अलग अलग टाइम पे बाहर पहुंचते हैं। ठीक है, ये मल्टी मोड फाइबर जो होता है उसके ड्रॉबैक होता है। जैसे ये देखो, सपोज अभी आएगा आगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस तरीके। यहाँ पर मैंने बोला एक जो लाइट बीम है वो इस एंगल से आ रही है, ठीक, और एक बीम आई हमारे पास किसी दूसरे पाथ से। अब बताओ कौन सी लाइट रे हमें बाहर मिलेगी पहले, ब्लू वाली या ग्रीन वाली? ग्रीन। ब्लू वाली सर। जल्दी कौन आएगी, ब्लू या ग्रीन? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन आएगी। ग्रीन सर। यस सर। क्यों? क्योंकि ग्रीन ने कम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, जबकि जो ब्लू है क्योंकि हाई एंगल में आई तो उसके नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गए और उसने डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करी है। तो इसकी वजह से सिग्नल आए तो एक ही टाइम पे, ठीक है, लेकिन वो आउटपुट पे अलग अलग टाइम पे पहुंचे। तो इस वजह से जो पीक होती है ना, बहुत बढ़िया जो पीक थी इस तरीके से, उसमें ब्रॉडनिंग आ जाती है। यानी जो सिग्नल है वो आपका उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है ब्रॉड हो जाता है। एक शार्प सिग्नल क्या हो जाता है, ब्रॉड, क्योंकि अलग अलग जो मोड थे वो अलग अलग टाइम पे हमें आउटपुट पे मिलते हैं। तो ये मल्टी मोड फाइबर का एक मेन ड्रॉबैक होता है, यानी dispersion. This phenomena is called dispersion. That means the light beam, they are entering at the same time at the core, but they are not coming out at the output, and that means there is a time lagging between input and output. इनपुट पे तो सेम आ रही है, सेम टाइम पे आ रही है, लेकिन आउटपुट पे सेम टाइम पे नहीं पहुंच रही। तो उससे जो पीक है, ये जो आपका जो सिग्नल है उसकी पीक की ब्रॉडनिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ सिग्नल पहले पहुंचेंगे, कुछ उसके बाद पहुंचेंगे, कुछ उसके बाद पहुंचेंगे। तो इस तरीके से जो ओवरऑल आउटपुट सिग्नल हमारा बनता है वो काफ़ी, उसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है और सिग्नल में क्या होता है, ब्रॉडनिंग आ जाती है ना। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब पहले एफएम नहीं थे, नॉर्मल रेडियो आते थे, उनमें मैच करना पड़ता था ना रेडियो में फ्रिक्वेंसी को, भी एफएम वगैरह कोई चलाता होगा, है ना। कुछ फ्रिक्वेंसी पे एकदम से बहुत क्लियर आ जाता है जो उनकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जिस पे वो होते हैं, लेकिन उसके आसपास भी आते हैं लेकिन वो इतने क्लियर नहीं होते। ठीक, यानी अगर हमारे पास बहुत सारे सिग्नल अलग अलग पाथ को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट में सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे और इसकी वजह से जो सिग्नल है उसकी पीक में ब्रॉडनिंग आ जाएगी और जो सिग्नल की प्योरिटी है वो बहुत लो क्वालिटी की हो जाएगी। ठीक, इसलिए जो सिग्नल आउटपुट में मिलेगा काफ़ी ब्लर सिग्नल हमें मिलना स्टार्ट होगा। चलो अभी आएंगे, क्योंकि हमने मल्टी मोड पढ़ना है, फिर से हम हमारे इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बताने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, इसमें अब जितनी डिस्टेंस बढ़ते चले जाएगी, अगर अलग अलग मोड है उनके बीच में टाइम गैप भी बढ़ता चला जाएगा, यही होगा ना। जैसे मैंने ग्रीन और ब्लू बनाई थी, अगर मैं कहूँ कि फाइबर को बहुत लॉन्ग बना दूँ तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा, तो उनके बाहर आने का टाइम भी
और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी पल्स और उसकी फॉर्म खराब होते चले जाएगी, और एक डिस्टेंस के बाद तो मल्टीमोड फाइबर का जो सिग्नल है टोटली ब्लर हो जाएगा, बेकार है। तो ये ड्रॉबैक किसमें नहीं है? सिंगल मोड में ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि सिंगल मोड का फ़ायदा ही ये है कि इसमें एक ही मोड है, यही अंदर जाएगा और यही बाहर आएगा। तो जो भी सिग्नल्स इसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं वो वही हमें बाहर मिलेंगे। इसका मतलब जो इसकी सिग्नल की प्योरिटी है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो इसका मतलब जो सिंगल मोड फाइबर है उसका मेन एडवांटेज ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसे हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? सर आपकी आवाज Yes, बहुत लो आ रही है। कम आ रही है? yes, अब sir. सही है, अब सही है सर। अब ठीक है, चलो। अब इसके बाद है द लाइट पास थ्रू द लेजर डायोड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेजर हम लोग और या डायोड्स, लेजर डायोड्स हम यूज करते हैं लाइट को क्या कराने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल कराने के लिए। ठीक, लेजर्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैंने आपको बताया था लेजर के थ्रू ही हम सिग्नल ट्रेवल कराते हैं। फैब्रिकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और कॉस्टली, लेकिन इसका एक मेन ड्रॉबैक है भाई। ड्रॉबैक ये है कि सिंस दे हैविंग वेरी स्मॉल कोर डायमीटर, और जितनी स्मॉल डायमेंशन में जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उतना ही आपका एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी हो जाती है। तो ये जो फाइबर है सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, एक्सपेंसिव। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि इन्हें बनाना काफ़ी टफ होता है भाई, कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि सिंगल मोड बहुत हमें ध्यान से बनाने पड़ता है, क्योंकि इनका कोर डायमीटर बहुत कम होता है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो इतने लो कम डायमेंशन में इनको बनाना मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगर ये बनते हैं तो फिर उतने ही महंगे हो जाते हैं। समझ में आया? तो एडवांटेज क्या है सिंगल मोड की? कोई पूछे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ सिंगल मोड फाइबर, क्या एडवांटेज थी बताओ? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसे यूज करते हैं और सिग्नल लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, डिस्पर्जन नहीं होता, जो मैंने बताया था तुम्हें, डिस्पर्जन का फिनोमिना इसमें हम कम कर देते हैं बिल्कुल। वो मल्टी मोड्स में बहुत ज़्यादा होता है, सिंगल मोड में नहीं होता। दूसरा इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है? Fabrication is very difficult. इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है, डिफिकल्ट है। इसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जो चीज़ जितनी डिफिकल्ट होगी ना बनानी, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम और मेहनत लगे, उसकी कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। आया समझ में? चलो अब हम Yes. जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आए मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, अब किस पर आए, मल्टी मोड फाइबर। अब मल्टी मोड फाइबर में कोर का डायमीटर काफ़ी होता है भाई, ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ क्वाइट लार्जर एज कम्पेयर टू सिंगल मोड। अब हमने कोर का डायमीटर क्या कर दिया, 40 माइक्रोमीटर, और क्लैडिंग का डायमीटर 70 माइक्रोमीटर के राउंड होता है। यानी इस बार हमने क्या करा, कोर का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा कर दिया। यानी मैंने अब जो लाइट बीम थी, पहले जो बहुत कम एरिया था उसके पास एंटर करने के लिए, अब मैंने उसको एक बहुत लार्ज एरिया दे दिया। तो इसका मतलब बहुत सारे सिग्नल अलग अलग डायरेक्शन से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक, जबकि इसमें नहीं होता, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है। क्योंकि हम जो सिग्नल ट्रैवल करा रहे हैं उस सिग्नल की अपनी एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिज़ाइन होता है सिंगल मोड, जिससे केवल एक ही मोड आपका ट्रैवल कर सके। अब हमने क्या करा, कोर का डायमीटर बढ़ा दिया। अब इस कोर के डायमीटर को बढ़ाने से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोड्स बढ़ जाएंगे विद इन द फाइबर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टी मोड फाइबर। दैट मीन्स व्हेन more than one mode can travel within the fiber, then this fiber is called multi-mode fiber, and its core diameter is around 40 micrometer and its cladding diameter is around 70 micrometer। ठीक हो गया? आगे देखते हैं, चलो डायग्राम आएगा इसका और ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो यहाँ पर हमने ये डायग्राम देखा, चार इसमें हमारे पास मोड हैं। अभी चारों रेज अलग अलग पार्ट ट्रेवल कर रही हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है विद इन द फाइबर जो ये कवर करेंगे वो भी क्या होगा, अलग अलग। देखो इसमें लिखा हुआ है मोर देन वन मोड ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर देन इट इज नोन एज मल्टी मोड फाइबर। दिस इज शोन इन फिगर। इन मल्टी मोड फाइबर द लाइट कैन ट्रेवल थ्रू
core at many different paths. The light can enter and leave the fiber in various angles. तो इस तरीके से दोबारा मैं एक बार तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। ये मैंने कहा कोर है, इस कोर के अंदर बहुत सारे पॉसिबल पाथ हैं, हो गए, पॉसिबिलिटी है मोड्स के जाने की, बिकॉज हमने इसके डायमीटर को काफ़ी बड़ा कर दिया। पहला गया ये रेड वाला, इस तरीके से इसने रिफ्लेक्शंस दिखाए और बाहर आउटपुट पर पहुंच गया। दूसरा आया, मैं पिंक से ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से निकला, एक ही रिफ्लेक्शन में बाहर निकल गया। एक इससे ऊपर के एंगल में और आया, ये बिल्कुल कोर के नज़दीक से जाके बाहर निकल गया। अब देखो तीनों ही रेज, यानी तीनों ही जो आपके पाथ थे जिनसे रेज होके निकल रही थी, ग्रीन, ब्लू, पिंक और रेड, तीनों ने अलग अलग पाथ ट्रेवल करा है विद इन द कोर। आए तो वो सेम टाइम पे थे, हमने इनको एंट्री तो सेम टाइम पे दी थी, लेकिन अलग अलग एंगल में एंट्री होने की वजह से ये सब अलग अलग टाइम पे आपको आउटपुट में मिलेंगे। तो इसकी वजह से जो सिग्नल है, सिग्नल की पीक क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि जब एक ही टाइम पे एंटर कर रहे थे तो सिग्नल काफ़ी शार्प था। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें दोबारा से। ये आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे सिग्नल था बहुत शार्प क्वालिटी का था, क्योंकि ये प्योर सिग्नल था जो हम एंटर कर रहे थे। लेकिन जो आउटपुट सिग्नल था, अब उस आउटपुट सिग्नल की बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो जाता है, ब्लर, क्योंकि अलग अलग सिग्नल्स अलग अलग मोड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो दे हैविंग अ डिफरेंट टाइम टू रीच एट द आउटपुट। So due to this, the broadening of peak takes place and the purity of signal decreases. और जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी इनके बीच का पार्ट डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा ना। देखो अब मैंने फाइबर को पहले छोटा रखा था, इस तरीके से दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ से लाइट गई, ऐसे टकराई और बाहर निकल गई। दूसरी आई, इससे ज़्यादा एंगल पे इस तरीके से गई, बाहर निकली। ठीक, तीसरी में लाइट बीम लेकर आया, उसको बहुत बड़े एंगल में लाया, वो सीधे निकल गए। अब इस फाइबर की मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, क्या इनके बीच का पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा? हाँ बच्चों बताओ। यस सर। बढ़ता चला जाएगा ना, जितना Yes, sir. डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रेवल करेंगे बाहर आने के लिए इनके बीच, क्योंकि इनके रिफ्लेक्शंस बढ़ेंगे, जो ज़्यादा हाई एंगल पे आई है उसके रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे, यानी उसका पाथ जो ट्रैवल करना है बहुत लार्ज हो जाएगा। और जबकि जो बहुत आपका लो एंगल में आ रही है, एंटर कर रही है, उसको कम पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। और जैसे जैसे फाइबर की लेंथ बढ़ेगी इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है बढ़ता चला जाएगा, तो इनके आउटपुट में आने का टाइम भी कम होता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि सिग्नल बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, ब्लर, खत्म। तो इसका मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में इन मल्टीमोड फाइबर को यूज नहीं कर सकते भाई, ये इनकी मेन लिमिटेशन है। ठीक है, जो मल्टीमोड फाइबर है इनकी मेन लिमिटेशन होती है कि इनको लॉन्ग डिस्टेंस में हम यूज नहीं करते। ठीक हो गया। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? द मल्टीमोड कैन सपोर्ट द मल्टीमोड कैन सपोर्ट अ नंबर ऑफ मोड्स, हमें पता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है, बहुत सारे मोड्स को ये सपोर्ट करता है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज इजी, क्यों इजी है? क्योंकि हमारे कोर डायमीटर काफ़ी बड़ा है। ठीक, तो लाइट के पास किसी भी एंगल में ट्रेवल करके बाहर निकलना आसान होता है। द लाइटर एंटर्स इनटू द फाइबर यूजिंग एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर हम एलईडीज का यूज ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि आपका सिंगल मोड में हमें लेजर डायोड्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फाइन होता है। क्योंकि यहाँ पर कोर डायमीटर ज़्यादा है, तो लाइट एमिटिंग डायोड से भी हमारा काम चल सकता है। लेजर्स भी यूज करता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। द फैब्रिकेशन इज लेस डिफिकल्ट देन सिंगल मोड फाइबर। अब क्योंकि बड़ा डायमीटर है तो इन फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, ये सबसे इनकी मेन एडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होते, लेकिन एडवांटेज ये है इनको बनाना आसान होता है। तो इसका मतलब इनकी कॉस्ट भी क्या होगी? Less होगी सर। हाँ, इनकी यस सर। कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। ठीक, क्योंकि जब हम बहुत स्मॉल डायमेंशन में जब आपका क्या करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो डायमेंशन
कम होने के साथ टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एक्सपेंसिव होनी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर सिंस कोर का डायमीटर काफ़ी हाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर के, तो इनको बनाना कंपेरेटिवली आसान होता है और इनकी फैब्रिकेशन कॉस्ट भी क्या हो जाती है इस वजह से कम। तो ये इनका मेन एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इन एक तो इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा फिनोमिना होता है? डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन क्या फिनोमिना था याद रखना, इसे दोबारा से बता रहा हूँ डिस्पर्जन क्या है। So the splitting of light into several colors. नहीं नहीं नहीं, Okay. यहाँ पर डिस्पर्जन का मीनिंग दूसरा है। ठीक है, डिस्पर्जन तुम बता रही हो वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर भी है डिस्पर्जन, वो प्रॉपर्टी होगी बिकॉज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर डिस्पर्जन जो हम समझ रहे हैं फाइबर्स के केस में कि दैट मीन्स द लाइट बीम्स दे कम्स एट द सेम टाइम एट द आउटपुट बट दे डू नॉट कम आउट at the same time. Why? Because they do not travel same distance due to different angle of entrance. So due to this, the different time of exit from the core, the peak gets broadened. ठीक, this phenomena is called dispersion. ठीक है, तो dispersion क्या? broadening of peak due to the different time of at the output end of the signal. समझ में आया सभी का डिस्पर्जन क्या चीज है? और इस डिस्पर्जन डिस्पर्जन, अच्छा डिस्पर्जन क्या है? द लाइट बीम्स दे आर कमिंग एट द सेम टाइम एट द इनपुट एंड बट they are not coming out at the same time at the output end. This is because they are traveling different path within the core fiber. Due to this, the broadening of peaks takes place. This phenomena is called dispersion. ओके आया सर। समझ में? कोई नहीं, ये डेफिनेशन तुम्हें मिलेगी। इसमें अभी फिलहाल तुम्हें समझना है फिनोमिना क्या है डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन फिनोमिना समझ में आया सभी के? यस Yes, सर। sir. इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने Yes, पास sir. कॉपी पेन रखो। कोई डेफिनेशन तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आई या ये पॉइंट मुझे नोट कर लेना चाहिए, तो तुम्हें उसे नोट कर लेना। ठीक, नोट करोगे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जो भी अगर वो क्लियर है तो क्लियर दिमाग में रहेगा, अगर डाउट है तो भी तुम्हें याद रहेगा कि ये डाउट मुझे था। तो सिंगल मोड और मल्टी मोड समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यानी अगर एग्जाम में अगर आए कि क्लासीफाई द ऑप्टिकल फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड एंड डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज विद प्रॉपर डायग्राम, तो कर लोगे ना इसे? काफ़ी पूछा है इसमें हमने, देखो अभी डायग्राम Yes, sir. यस सर। हमने स्टार्ट करा था सिंगल मोड। ये सिंगल मोड फाइबर का हमने देखा था कि कोर डायमीटर काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू क्लैडिंग। एक ही मोड इसके अंदर ट्रेवल कर सकता है। ठीक, और दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बट देयर मेन ड्रॉबैक दैट दे आर डिफिकल्ट टू their मतलब fabrication is difficult but so their cost becomes very high. But in multimode fiber the core diameter is large, so their fabrication is relatively easy and their cost is also low. समझ आया? और Yes, ड्रॉबैक क्या sir. था आपका मल्टीमोड फाइबर का? Yes. Sir, not suitable for long distances. हाँ, नॉट Long distance सुटेबल फॉर communications. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक हो गया? चलो अभी मैं तुम्हें एक क्विज दे रहा हूँ, इस क्विज को तुम लोग अटेम्प्ट करो, उसके बाद हम दूसरे क्लासिफिकेशन में जाएंगे जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। ठीक, तो अभी आओ दोबारा से अपना स्ट्रीम लाइन में पहुंचो सभी लोग अपने। ठीक, 3 मिनट का टाइम है तुम लोग के पास, इसे तुम लोग पढ़ो और मुझे सेंड करो। ठीक है, इसे अपना सबमिट करना सभी लोग। ठीक है, क्विज 1 आ गया, क्विज 2 में देखता हूँ अगर वो अभी तक के टॉपिक से है तो मैं तुम्हें क्विज 2 भी असाइन कर दूंगा।
क्विज अटेम्प्ट करो सभी लोग, स्ट्रीम लाइन में आ गया होगा, पहुंच गया स्ट्रीम लाइन में? यस सर। Yes, sir. दूसरा क्विज भी मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक। ठीक, इसके लिए भी तुम्हें 2 मिनट मिलेंगे। ठीक है बेटे, क्विज 2 भी हो गया, दोनों क्विज सबमिट करो, फिर हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड स्टार्ट करते हैं। हो गया बच्चों? यस सर। चलो बाकी लोग भी सबमिट करो, ठीक। फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक का जो हमने पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर 3 बेस पे करते हैं। मटेरियल बेस्ड, दैट इज क्या था मटेरियल बेस्ड में? ग्लास फाइबर। प्लास्टिक फाइबर्स, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है क्लासिफिकेशन, या तो नंबर ऑफ मोड पे होता है या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। तो नंबर ऑफ मोड के बेस पे हम समझ चुके हैं कितने टाइप के फाइबर होते हैं। 2 types, sir. 2 टाइप, टू टाइप्स। सिंगल टू मोड टाइप्स एंड मोड सर। मल्टी मोड। Multi-mode. और मोड का मीनिंग क्या होता है? Sir, number of possible paths. हाँ, द नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ थ्रू विच द सिग्नल कैन ट्रेवल विद इन द फाइबर। और सिंगल मोड का फायदा क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज? Sir, suitable लॉन्ग for the long distance communication. लॉन्ग डिस्टेंस। गुड। Very और less signal losses. अब मैं किसी एक का नाम बोलता हूँ, वो मुझे बताएगा। दिवेश, दिवेश है? यस सर। हाँ दिवेश बेटा, ये बता मुझे सिंगल मोड फाइबर का ड्रॉबैक क्या है? सर एक्सपेंसिव फैब्रिकेशन डिफिकल्ट होती है। हाँ, फैब्रिकेशन इसका क्या है, डिफिकल्ट है, तो इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक। श्रेया, हाँ श्रेया आ रही है आवाज? Yes, sir. हाँ बेटे, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी मोड फाइबर? सर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ नहीं करते इसे। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते हैं। और इसके बाद सौम्या, सौम्या है इधर? यस सर। यस अभी सर। क्या एडवांटेज है मल्टी मोड फाइबर का? सर वो लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब ज्यादा लेस कॉस्टली नहीं एक्सपेंसिव होता। होता है, और उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोड्स हम एक बार में ज़्यादा सिग्नल ट्रेवल करा सकते हैं। कर सकते ठीक हो हैं। गया? यस तो ये सर। थे हमारे मोड के बेस पर क्लासिफिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। किसी भी मटेरियल की बड़ी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही, जो अभी किसी स्टूडेंट ने बताया था कि डिस्पर्जन क्या होता है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाना लाइट का, तो वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही होता है। जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर यही चीज़ है, उसका जो मटेरियल है उसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग तरीके से की वैल्यू रखता है अपने लिए, है ना। तो क्या करता है, उसी एंगल पे उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो लाइट बीम क्या हो जाएगी, आपकी फाइबर में बैंड होगी। तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग वैल्यू शो करता है।
और इसकी वजह से क्या होगा, जो लाइट बीम है अलग अलग एंगल पे वो ट्रेवल कर जाती है, ठीक। और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 7 कलर्स। तो इसी तरीके से हमारा, अब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कोर प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। इसके बेस पे हम कैसे फाइबर्स को क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया N1 और N2 का ही सारा खेल है। जब हम फाइबर्स की बात करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन N1 एंड N2. N1 should be greater than N2, and the other properties, that is number of modes, okay, numerical aperture, acceptance angle, all these properties they depend on refractive index. अब इसमें दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। एक होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है। स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या है और ग्रेडेड इंडेक्स क्या है, अभी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं, देखो स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल क्या होती है, ध्यान से देखना। स्टेयर्स देखी है सबने? Yes, sir. स्टेयर्स में क्या Yes, होता है, sir. स्टेप होता है ना, एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से होता है ना। या तो आप अप स्टेट में होंगे, स्टेट 1 में हो सकते हो, और जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे आप तुरंत कहाँ जाओगे, स्टेट 2 में। जैसे ही यहाँ पहुंचोगे आप कहाँ जाओगे, स्टेट 3 में, फिर स्टेट 4 में। जबकि अगर कोई स्लोप होता है तो इस कंडीशन अलग होती है, आप किसी भी पॉइंट पर लाई कर सकते हो, है ना। जबकि अगर हम बात Yes. करें स्टेप की, या तो आप इस लेवल पे होगे या इस लेवल पे होगे, क्या इस बीच में कहीं रह सकते हो? No, sir. जो मैं No, पिंक sir. से हाईलाइट कर रहा हूँ इस पे तो नहीं रह No, सकता। sir. या तो मैं स्टेट 1 में होगा या स्टेट 2 में, यानी स्टेप वाइज चेंज होगा। या तो आप स्टेट 1 में जाओगे या स्टेट 2 में जाओगे। इसी तरीके से देखो क्या होता है स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल। सपोज मेरे पास ये क्या था, कोर, ठीक, और इसके बाहर क्या है, ये क्लैडिंग, ठीक है। ध्यान से देखना, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये 3 लाइन क्या शो कर रही हैं, पहला कोर की एक्सिस, ठीक, दूसरा कोर क्लैडिंग बाउंड्री जहाँ पर कोर खत्म हो रही है, और तीसरा जहाँ क्लैडिंग खत्म होकर आउटर लेयर आ जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज ग्रेटर देन N2 होता है ना, यानी जब तक हम कोर में हैं, कोर का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कितना, N1। कितना होगा, N1। जैसे ही हम कहाँ पहुँचे, इधर से मैं चला, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो मेरा कितना रहा, N1 रहा। इसी तरीके से मैं जब क्लैडिंग एक्सिस से दूसरी डायरेक्शन में गया कोर तक, तब भी मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, N1। फिर कोर में कहीं पर भी हूँ, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। फिर क्या करा हमने, जैसे ही मैं कहाँ पहुंचा, इस कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे, यहाँ से क्या शुरू हो गई तुम्हारी क्लैडिंग, ठीक। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ब्लू, यानी यहाँ से हमारा क्या शुरू हो गया, क्लैडिंग। तो जैसे ही मैं N1 मैंने कोर को क्रॉस किया, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, N2। कितना हो गया, N2। ये कैसा चेंज था, स्टेप वाइज। Step by step. समझ में आया? जब तक हम कोर के अंदर थे तब तक कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट था। मैं भले ही अप डायरेक्शन में जाऊं, मैं भले ही इस एक्सिस से नीचे की तरफ जाऊं, ये हमेशा कितना रहेगा, N1। लेकिन जैसे ही मैंने कोर से क्लैडिंग में मैंने एंटर करा, तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, N2। और जैसे ही मैं इससे बाहर जाता हूँ, मैं एयर में आ जाता हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, N0। तो इस तरीके का जो चेंज होता है स्टेप वाइज, जिसे बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। समझ में आया? हाँ Yes. बच्चों, Yes, sir. यानी Yes, रिफ्रैक्टिव sir. इंडेक्स ऑफ कोर और क्लैडिंग का स्टेप वाइज चेंज होना, उसको हम कहते हैं स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल। यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, जब तक हम कोर में, वो N1 रहेगा। जैसे ही हम क्लैडिंग में पहुंचेंगे वो क्या हो जाएगा, N2। इसे कहते हैं स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल। ये देखो, अब स्टेप इंडेक्स भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड, ठीक है। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, यानी सिंगल मोड में अगर हम क्या करें, इस तरीके की प्रोफाइल हमें दिखाई दे, देखो दिख रही है, Yes, दिखाई दे sir. रही, स्टेप वाइज चेंज हो रहा है ना। तो इसे बोलते हैं स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। और इसका कोर डायमीटर वही हमने देखा था कि 5 माइक्रोमीटर का था। तो अगर स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर है तो 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका कोर का डायमीटर होगा, जबकि क्लैडिंग का डायमीटर 10
50 to 125 माइक्रोमीटर, यानी इसने यहाँ पर एक कंप्लीट रेंज दे दी। पहले वाले में स्पेसिफिक दिया था, यहाँ पर क्या दिया इसने, एक रेंज दे दी कि स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, किसकी बात हो रही है, सिंगल मोड फाइबर। याद रखना है स्टेप इंडेक्स में भी सिंगल मोड होता है और क्या, मल्टी मोड। तो इसलिए पहले हमने सिंगल मोड और मल्टी मोड समझा था। ठीक, तो अगेन एक ही मोड आपका इसके अंदर ट्रेवल कर सकता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल एंड लाइट रे प्रोपोगेशन इन स्टेप इंडेक्स, ये था। अब हम आए स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, क्या चेंज होगा इसमें, इसमें केवल क्या चेंज हुआ, अब सिंगल मोड Sir, के, diameter of हाँ नंबर ऑफ core. मोड ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि प्रोफाइल Yes, वैसी ही sir. रहनी है। प्रोफाइल देखो वही प्रॉपर्टीज हैं, पहले ये मल्टी मोड की प्रॉपर्टी की बात करेगा, ठीक, मल्टी मोड हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या है देखो, अब बस एक डिफरेंट यहाँ पर क्या आया कि जो कोर का डायमीटर है अब ये बढ़ गया, ये कोर का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब जब तक हम कोर में हैं तब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, n1। जैसे ही हम कहाँ पहुँचे क्लैडिंग में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिर के कितना हो गया, n2। और जैसे ही हम क्लैडिंग के बाहर आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिर के कितना हो गया, n3। तो चेंज कैसा हो रहा है, स्टेप वाइज, सीढ़ी जिसको बोलते हैं, स्टेप वाइज चेंज होना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज हो रहा है, स्टेप वाइज। और मल्टी मोड का मीनिंग ये है कि कोर का डायमीटर ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा इसके अंदर ट्रेवल कर सकेंगे। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अब प्रॉब्लम ये थी कि सिंगल मोड इसलिए बढ़िया था कि सिग्नल की प्योरिटी अच्छी बन के रहती थी, लेकिन लिमिटेशन ये थी कि हम एक ही मोड उसके अंदर ट्रेवल करा सकते हैं, और दूसरा वो एक्सपेंसिव ज़्यादा था। दूसरा आया मल्टी मोड फाइबर, हमने कोर बढ़ा दी, हमने कहा चलो मैन्युफैक्चरिंग हमारी इससे अब आसान हो गई, कॉस्ट भी लो हो गई, लेकिन ड्रॉबैक क्या आया, डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन हुआ तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग लाइट बीम अलग अलग टाइम पे हमें आउटपुट पे मिली। अब इस दोनों फाइबर्स की एडवांस जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें मिला के एक नया फाइबर बना जिसे बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, यानी एक नई कैटेगरी लाए जिसके अंदर सिंगल मोड की भी हो, दैट मीन्स डिस्पर्जन भी खत्म हो जाए और मोर देन वन मोड भी हम इसके अंदर ट्रेवल करा सकें। अब देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखी है स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर की। रिलेटिवली इजी टू मैन्युफैक्चर, चीपर देन अदर टाइप, लार्जर लेयर यानी न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा है इसका, दे हैव लॉन्गर लाइफ टाइम देन लेजर डायोड्स। ठीक, डिसएडवांटेज क्या, लोअर बैंडविड्थ, हाई डिस्पर्जन, स्मेयरिंग ऑफ सिग्नल पल्स, यानी इनमें जो सिग्नल ट्रैवल होते हैं उनमें डिस्पर्जन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और बैंडविड्थ भी इसमें लो बैंडविड्थ के सिग्नल हम इसमें ट्रैवल करा सकते हैं, और सिग्नल में लॉसेस, सिग्नल का जो ख़राब हो जाना, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है मल्टी मोड फाइबर में। तो ऐसा क्या किया जाए कि नंबर ऑफ मोड तो ज़्यादा ट्रैवल हों लेकिन डिस्पर्जन का फिनोमिना हम ओवरकम करें। तो उसके लिए जो आया आपका नेक्स्ट फाइबर है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना ग्रेडेड इंडेक्स को। अब हमने क्या करा, मैं नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूँ, आगे थ्योरी तो मैं समझ आ जाएगी जो इसमें लिखा हुआ है। अब इस फाइबर में क्या करा, जो हमारी कोर है ना, कोर कोर के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसे हमने वेरिएबल कर दिया। क्या करा, वेरिएबल। पहले क्या था, ये कांस्टेंट था, पूरी कोर के अंदर कितना था, n1। तो ये n1 की वैल्यू कांस्टेंट थी। ठीक, हर जगह ये क्या था, सेम था। अब हमने क्या करा, n1 को वेरिएबल कर दिया। देखो अब जब ये वेरिएबल हुआ तो किस तरीके से वेरिएबल करा, जो हमारी कोर थी इस कोर के जितने हम नज़दीक हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही हाई होगा, दूर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा। ध्यान से देखना, दोबारा बना रहा हूँ। जैसे ये कोर है हमारी, कोर का अपनी क्या एक एक्सिस है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ रखते हैं, कोर एक्सिस एक्सिस पे। और जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ। ठीक, इस तरीके से बड़ा डायग्राम बना देना। ये मैंने मान लिया कि कोर है, ठीक, और इसके दोनों तरफ क्या, क्लैडिंग। तो क्या करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का जो n1 है
ये वेरिएबल कर देता है। वेरिएबल करने से क्या होगा कि जो एक्सिस है इसके नज़दीक बहुत ज़्यादा होगा, अलोंग द एक्सिस n1 मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा। ठीक, इस तरीके की प्रोफाइल ये दिखाएगा कि हम यहाँ पर थे, सेंटर पे हाई था, दूर गए थोड़ा कम हुआ, फिर 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 कम हुआ, कम। इस तरीके से दूसरी तरफ जाएंगे कम होता चला गया, और जैसे ही हम कहाँ पहुँचे कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया n2, यहाँ भी कितना आ गया n2। अब देखो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप वाइज चेंज हुआ है? हाँ बच्चा, क्या रिफ्रैक्टिव नो इंडेक्स सर। स्टेप वाइज चेंज आया इस बार? नहीं, नो सर। No, sir. इस बार ग्रेजुअली चेंज हुआ है। सेंटर पे सबसे ज़्यादा था, मैक्सिमम था, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते गए ये कम होता चला गया। ठीक, यानी एक पैराबोलिक टाइप का स्ट्रक्चर ये हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक, यानी एक कर्व है जो क्या है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है? दैट इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड इट विल डिक्रीज एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर या मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। और जैसे हम क्लैडिंग में पहुंचे, क्लैडिंग में हमने कोई चेंज नहीं करा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, n2 हो गया, और इधर भी n2 हो गया। तो इसे बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर। समझ में आई है? Yes, sir. यस सर। लेकिन ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ ये बताओ, क्या फायदा हुआ होगा, कोई बता सकता है? चलो भाई ज्यादा मोड ट्रेवल हो सकते हैं। इसमें क्या फायदा होगा, जो सिग्नल ना अलग अलग एंगल पे आ रहे थे मल्टी मोड में, वो पहले अलग अलग टाइम पे बाहर पहुंच रहे थे, अब इसमें क्या होता है वो सेम टाइम पे बाहर निकलते हैं, यानी डिस्पर्जन इसमें हम खत्म कर देते हैं। यानी जो सिग्नल था, दैट मीन्स इन मल्टी मोड दे कम्स एट द इनपुट एट द सेम टाइम बट दे आर नॉट रीचिंग एट द सेम टाइम एट द आउटपुट एंड। तो इससे सिग्नल ब्रॉडनिंग हो रही थी, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसे कम करने के लिए जो दिमाग लगाया गया कि हमने कहा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल करता है। तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है, c बाई एन। बड़ा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम कितनी होती है, c बाई एन, यही होता है ना, बड़ा फॉर्मूला है। Sir, CBN. हाँ पढ़ा है। अगर हमारा कोई याद नहीं आ रहा है sir. मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और लाइट की एयर में वेलोसिटी c है, तो मीडियम में क्या वेलोसिटी होगी, v इक्वल्स टू c बाई एन। यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होते चले जाएगी ना मीडियम। तो यानी लाइट की वेलोसिटी किसी मीडियम पर डिपेंड करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, यानी n बढ़ेगा तो v डिक्रीज होगा। समझ में आया इस फॉर्मूले से? इसको लिख लो अपने, Yes, sir. लिख लो कहीं पर। ठीक, यस सर। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज करा। अब देखो, अब हर पॉइंट पे आपका लाइट की जो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पर लाइट की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी। अब देखो क्या होता है, जो लाइट बीम कोर के नज़दीक से निकलेगी, जो लाइट बीम कोर के नज़दीक से निकलेगी, ठीक, इस तरीके से मान लो ये गई ज़्यादा नज़दीक से निकल रही है, तो वो कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एरिया से निकल रही है, हाई या लो? सी बाई एन में लिख रहा हूँ इधर भी इक्वल्स टू, देखो जो बीम कोर के नज़दीक से निकलेगी, ठीक, v इक्वल्स टू सी बाई एन फॉर्मूला हम लिखे रहते हैं। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अब देखो जो बीम आपकी कोर के नज़दीक से निकलेगी वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एरिया से निकलेगी, है ना, और जो जितनी दूर से निकलेगी वो क्या करेगी, लो रिफ्रैक्टिव एरिया से निकलेगी। अब जो बीम कम एंगल पे आई वो अधिकतर किसके नज़दीक होगी, कोर के नज़दीक, तो कोर के नज़दीक n ज़्यादा है। अब जो कोर के जितनी नज़दीक से निकलेगी उतना ही कम पाथ उसे ट्रेवल करना पड़ेगा,
यानी डिस्टेंस कम होगी। अब देखो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो v क्या हो गया, कम होगा बढ़ेगा, Decrease. Decrease. Decrease, sir. डिक्रीज कर जाएगा, v डिक्रीज कर गया भाई, n के बढ़ने से v डिक्रीज कर गया। ठीक, और सिंस ये लाइट बीम कोर के नजदीक से जा रही थी तो डिस्टेंस भी कम हो गई। तो जो d आएगा वो किसका रेशियो होता है, d अपॉन v। T. अब दूसरी बीम लेते हैं जो कोर के दूर से निकल रही है। अब जो कोर के दूर से निकलेगी वो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एरिया से ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, जहाँ n क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। Increase. और डिस्टेंस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि ये ज़्यादा एंगल पे जा रही है। तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, d अपॉन v। देखो इस केस में डिस्टेंस, जब दूर से रे निकली डिस्टेंस ज़्यादा थी तो वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एरिया से निकली तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ गई, डिस्टेंस ज़्यादा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा। दूसरे केस में जब वो कोर के नज़दीक से निकली डिस्टेंस कम ट्रैवल करी लेकिन उसकी वेलोसिटी भी कम हो गई, तो टाइम का जो रेशियो आया वो भी क्या हो गया, डी अपॉन वी। यानी टाइम अब दोनों रेस को उतना ही लगेगा, क्योंकि जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कोर के नज़दीक से उसकी स्पीड भी कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइम है उनका आउटपुट का वो क्या हो जाएगा, सेम, यानी जो T1 है ये T2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक साथ कई मोड भेज दें किसी भी एंगल में, आउटपुट में हमें वो दोबारा से सेम टाइम पे मिल जाते हैं। और ये जो लाइट बीम का जो पाथ है ये हमें क्या कैसा दिख रहा है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन ना, कर्व फॉर्म में आ रहा है। क्यों क्यों क्योंकि हर Yes, पॉइंट sir. पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। जैसे सर्कल होता है ना, हर पॉइंट पे एंगल चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसमें हर पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पाथ होता है ये स्ट्रेट लाइन अब हमें नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है, जो वेव्स कोर से दूर निकल रही हैं उनकी स्पीड भी ज़्यादा है, और जो कोर के नज़दीक जा रही हैं यानी डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रही है तो उनकी स्पीड भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या हो जा रही है, कम। इसका मतलब आउटपुट में हमें सिग्नल किसी भी एंगल में एंटर करें हमेशा सेम टाइम पे मिलेंगे। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, मोर देन वन मोड तो हम इसके अंदर भेज दिए लेकिन हम उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक भी लेके जा सकते हैं। दैट मीन्स इवन द सिग्नल्स travels in different angles they come out at the same time। तो इसका तो जो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड का ड्रॉबैक था वो ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड में क्या हो गया, खत्म। ठीक है, समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, एक बार इसे पढ़ोगे, मैंने जितना हो सकता है तुम्हें समझाया है। ठीक, टाइम की थोड़ी लिमिटेशन रहती है हमारे पास, तो फिर भी तुम लोग का पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का क्या मतलब था और इसका क्या मतलब क्यों हमने यूज करा, क्योंकि सी किसके साथ चेंज होता है, वेलोसिटी जो है जो वी है वो चेंज होता है सी बाई एन के साथ। ठीक हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो ये था हमारा, अब Yes, sir. थ्योरी भी है तो थ्योरी में तुम्हें सब समझा दिया तो थ्योरी तुम्हें समझ में आ जाएगी। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो, इनके बीच का डिफरेंस क्या, मल्टी मोड और सिंगल मोड का, ये भी हम लोग देख लेंगे। आए समझ में? ठीक, तो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये सिंगल मोड मल्टी मोड फाइबर का क्लासिक, इनमें क्या आता है, क्या इनमें डिफरेंस है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अभी टेबल फॉर्म में आ गया। ऐसी स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या चेंज है ये भी इनका टेबल फॉर्म में है। कुछ एडिशनल पॉइंट हमें इसमें मिलेंगे, इन्हें तुम लोग पढ़ोगे, कल मैं तुम लोगों से पूछूंगा। ठीक है, तो सभी लोग तुम लोग आज डिफरेंस बिटवीन सिंगल मोड मल्टी मोड और डिफरेंस बिटवीन स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स इन्हें जाके घर में स्टडी करोगे, और जो चीज़ कोई भी डाउट हो कल मेरे से पूछोगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक, मैं भी तुम लोगों से पूछूंगा भाई क्या क्या डिफरेंस है जो आज तुमने पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। डायग्राम प्रॉपर बनाना है, थ्योरी अच्छे से, अब मेन की पॉइंट हमें याद रखना है, बाकी थ्योरी तो तुम कितनी लिख लो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सर की स्लाइड शेयर कर देना।
हाँ बेटा मैं भी करता हूँ, कल के लेक्चर की भी और आज के लेक्चर की भी, ठीक है, एक साथ भेज दूंगा। तो अब तुम लोग मैं 2 कुछ नेक्स्ट भेज रहा हूँ, तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट करो, बाकी तुम लोग अब जा सकते हो, फ्री हो, ठीक। इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव नाउ, ओके। सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग नाउ, क्योंकि मुझे क्विज भी अब तुम लोग को देना है, तो यहाँ हम लोग इसको अब हम ओवर कर रहे हैं, ठीक। तो हैव अ ग्रेट डे, और अटेम्प्ट करना सभी लोग, जो भी मैं क्विज अब तुम लोग को असाइन कर रहा हूँ। स्ट्रीमलाइन में जाओ, क्विज 3 और क्विज 4 तुम्हें मिल जाएंगे। टाइम बाउंडेशन है, उनका टाइम फिक्स्ड है कब वो ड्यू होना है, ठीक। तो टाइम नहीं होना करोगे, जो बाद में करेगा मिसिंग हो जाता है, तो उसके ग्रेड के नंबर तुम्हें नहीं मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ओके सर, एंड थैंक यू अटेम्प्ट सर। द क्विज।